जय हिंद क्लास। आज की क्लास शुरू करते हैं जो कि हमारी है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। इससे पहले क्लास जो हमारी थी वो मृतभांड संस्कृति, तो उससे भी एक क्वेश्चन जो हमारा नेट का एग्ज़ाम होता है नेट में, उससे एक क्वेश्चन ज़रूर आता है जो हमने पिछली क्लास की थी मृतभांड संस्कृति की। उसके बाद हमारी आती है सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। तो इसको चालू करते हैं। नेट का फेवरेट टॉपिकों में से एक सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता या अदर एग्ज़ाम का जो पीसीएस होता है हमारा, लोअर पीसीएस या अदर एग्ज़ाम एसएससी के, उसमें ज़रूर एक या दो क्वेश्चन उससे ज़रूर आते हैं। और नेट के एग्ज़ाम में दो क्वेश्चन इसके ज़रूर आते हैं। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित, सिंधु सभ्यता से संबंधित नेट के एग्ज़ाम में दो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता इसको क्यों कहा जाता है? सिंधु सभ्यता का मेनली हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब सिंधु सभ्यता की खोज हो रही थी घग्गर हाकरा नदी के किनारे, तो एक सबसे पहले जो शहर मिला था वो हड़प्पा मिला था। तो हड़प्पा के नाम पे ही इस सिंधु सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया है। तो सिंधु सभ्यता को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। मेनली नाम इसका क्या है? सिंधु सभ्यता। और जो अधिकतर लोग कहते हैं तो इसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता। तो सबसे पहले इसके बारे में किसने बताया, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के बारे में? तो चार्ल्स मेसन थे। तो उन्होंने हड़प्पा के टीलों के बारे में सर्वप्रथम बताया। तो चार्ल्स मेसन किसने सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता के बारे में बताया? तो चार्ल्स मेसन ने सिंधु सभ्यता या हड़प्पा के टीलों के बारे में सर्वप्रथम बताया। उसके बाद ब्रेंटन बंधु या ब्रेंटन ब्रदर्स, तो जॉन ब्रेंटन और विलियम ब्रेंटन दो इंजीनियर थे। तो इनको काम सौंपा गया था रेल लाइन बिछवाने का। तो क्वेश्चन एक ये पूछता है कि जॉन ब्रेंटन और विलियम ब्रेंटन को कहाँ से कहाँ तक की रेल लाइन बिछाने का काम सौंपा गया था? तो लाहौर कराची रेलवे लाइन बिछाने का काम सौंपा गया था। और ये बहुत ही महान व्यक्ति थे दोनों लोग। इन्होंने जब जो सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता, ये पाकिस्तान के आसपास ज़्यादा मिली है। तो इन दोनों ने क्या किया, जब ये खुदाई कर रहे थे उस जगह समतल कर रहे थे या खुदाई कर रहे थे, तो वहाँ उनको ईंटें मिले। तो इन्होंने बिना उसकी खोज करे, बिना उसकी जांच पड़ताल करे, जो ईंटें क्योंकि हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता हो गई थी और यहाँ से इनको पक्की ईंटें मिलने लगी थी। तो इन दोनों भाइयों ने, इन दोनों इंजीनियरों ने जो ईंटें निकले, तो रेलवे लाइन के जैसे लाइन जाती है रेल लाइन, उसके नीचे ईंटें लगते हैं, जो वो ईंटें जो रेल लाइन के नीचे इन्होंने लगा दिए। और इनको पता नहीं था ये किस सभ्यता के ईंटें हैं। और बाद में जब इसकी खोज हुई तो किस सभ्यता के ईंटें निकले? हड़प्पा से प्राप्त ईंटें निकले। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछता है, किसने हड़प्पा से प्राप्त ईंटों को रेलवे लाइन बिछाने में उपयोग किया? तो ब्रेंटन बंधु ने। और ब्रेंटन बंधु के अगर नाम दे देगा वैसे तो ऑप्शन ब्रेंटन बंधु देगा, या ए ऑप्शन जॉन ब्रेंटन, बी ऑप्शन विलियम ब्रेंटन, सी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन होगा दोनों। जॉन ब्रेंटन और विलियम ब्रेंटन ने दोनों ने मिलकर हड़प्पा से जो प्राप्त ईंटें थी वो उसका रेलवे लाइन बिछाने में काम कर दिया था। और ये कब हुआ था? 1856 ईस्वी में, जो हम 1857 की क्रांति के एक साल ठीक पहले 1856 ईस्वी में। और ये कहाँ की रेलवे लाइन बिछा रहे थे? लाहौर और कराची की रेलवे लाइन बिछा रहे थे। इसके बाद आते हैं जो अलेक्जेंडर कनिंघम ने, जो हमारे पुरातत्व विभाग के, भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता कौन कहा जाते हैं? कनिंघम। तो भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा का टीलों का सर्वेक्षण किया। जो हड़प्पा के टीलों का सर्वे करते हैं, सर्वे ऊपर से जैसे हेलीकॉप्टर जाके ऊपर का एरिया देखते हैं उसको सर्वेक्षण कहते हैं, ग्राउंड तल पे जाके उसका सर्वे करते हैं। तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा के टीलों का सर्वे कब किया? कौन कौन से ईयर में किया? 2 साल गए, एक 1853 ईस्वी में और दूसरा 1856 ईस्वी में। और कहीं कहीं ये 1872 ईस्वी मिलता है, लेकिन मेनली 1856 में गए। तो कुछ किताबों में 1872 मिलता है। जैसा ऑप्शन मिलेगा उसी हिसाब से टिक करेंगे। दोनों ऑप्शन में से कोई एक ही देगा, या तो 1853 ईस्वी और 1856 या 1872 ईस्वी में इन्होंने हड़प्पा के टीलों का सर्वेक्षण किया। किसने? अलेक्जेंडर कनिंघम में। नेट के पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत बार पूछा जा चुका। जब
हड़प्पा सभ्यता खत्म होगी या सिंधु सभ्यता खत्म होगी, जब हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे तब आपको ये क्वेश्चन दिखाएंगे, कई बार मिला है। ये तीनों क्वेश्चन पेपरों में जरूर पूछे गए, चाहे पीसीएस का हो चाहे नेट का हो, तीनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक, तो उस क्वेश्चन पूछ लेता है कि सर जॉन मार्शल कौन थे। ये भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे और इनके निर्देशन पर तो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई कब होती है? 1921 में। किसने की? दयाराम सैनी ने। तो दयाराम सैनी सीधे तो गए नहीं होंगे, कोई उनके ऊपर उच्च अधिकारी बैठा होगा। तो इनका अधिकारी कौन था? सर जॉन मार्शल। और ये इस टाइम कौन थे? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे। तो सर जॉन मार्शल के निर्देशन पर दयाराम सैनी ने मोंटगोमरी जिले में, हड़प्पा के भी मोंटगोमरी जिले में, जो कि आज का पाकिस्तान में है, वहाँ के से रावी नदी के तट पर हड़प्पा सभ्यता की खोज की। एक यहाँ से क्वेश्चन मिलता है कि रावी नदी के, एक सेकंड, क्वेश्चन मिलता है यहाँ से कि रावी नदी के तट पर हड़प्पा सभ्यता की खोज की। एक यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किस ओर थी? तो रावी नदी के बाईं ओर, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड। आपको बायां दायां कंफ्यूजन हो तो उसका आप सीधा फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, बांदा, मतलब कि बांदा, बा से बायां, दा से दाएं। तो बा से लेफ्ट और दा से दाएं, मतलब कि राइट। तो बांदा, ये लेफ्ट राइट याद करने का तरीका है। बा से बाएं, दा से दायां। तो एक क्वेश्चन ये याद कर लीजिएगा कि हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किस ओर थी। ये नेट के क्वेश्चन में पूछा गया एग्जाम में कि हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के बाईं ओर थी। तो हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किस ओर थी? हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के बाईं ओर थी। और मोंटगोमरी जिला किस नदी के किनारे स्थित है? ये भी रावी नदी के तट पर है। और मोंटगोमरी जिला किस स्थल का है? तो हड़प्पा का है। तो दयाराम सैनी ने सर्वप्रथम कहाँ खोज की थी, कहाँ खुदाई की थी? तो मोंटगोमरी जिले में की थी। और ये कहाँ पे? रावी नदी के तट पर है। और दयाराम सैनी किसके निर्देशन पे गए थे? जॉन मार्शल के। और जॉन मार्शल कौन थे उस समय? भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे। और हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? वो खुदाई कब हुई थी? खुदाई कब हुई थी या खोज कब हुई थी? तो 1921 में। और किसने की थी? दयाराम सैनी ने की थी। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और सिंधु सभ्यता में पहला नगर हड़प्पा खोजा गया था, इसी कारण इसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया है। जो सिंधु सभ्यता थी हमारी, जैसा कि हमने पहले बताया था शुरुआत में, कि इसमें सर्वप्रथम नगर कौन सा खोजा गया था? हड़प्पा। इस कारण इससे हड़प्पा नगर सभ्यता कहा गया है। मेनली इसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। और जो जॉन मार्शल ने 1924 ईस्वी में इस सभ्यता की खोज की और इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा। एक क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब की? तो 1924 ईस्वी में। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है कि जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब की? 1924 में। और इस सभ्यता को जॉन मार्शल ने, सिंधु घाटी सभ्यता को क्या नाम दिया है? तो सिंधु घाटी सभ्यता ही कहा है जॉन मार्शल ने। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये याद है, इंपॉर्टेंट याद है कि जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब की? 1924 में। और एक था हमारे गार्डन चाइल्ड, उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता को क्या नाम दिया है? प्रथम नगरीय क्रांति कहा है। क्योंकि विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता भी हड़प्पा सभ्यता कही जाती है, क्योंकि इसके आगे मिस्र, मेसोपोटामिया और मिस्र की जो वो मिली थी, सभ्यता मिली थी, वो ग्रामीण सभ्यता थी। और मेसोपोटामिया की में ही एक दो शहर जहाँ मिले तो अभी बताते हैं, वहाँ से वो शहरी सभ्यता मिलती है। लेकिन जो सबसे पुरानी प्राचीनतम नगरीय सभ्यता मानी जाती है तो वो हड़प्पा मानी जाती है। और गोल्डन चाइल्ड ने इसे क्या कहा था? प्रथम नागरिक क्रांति कहा था। ये भी कथन पेपरों में पूछ लेता है। तो चलिए हड़प्पा सभ्यता में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं आगे। चलिए आगे चलते हैं। जो हमारी सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता थी उसके बारे में बताते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक भाग जो हमारी सरस्वती घाटी थी, या इसको सरस्वती नदी कहते हैं, घग्गर या हाकरा नदी को के किनारे हुआ, इसलिए इसे सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं।
ये नेट का क्वेश्चन एक आया था कि घग्गर और हाकरा नदी को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो सरस्वती नदी के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी याद रख लीजिए कि सरस्वती नदी। तो घग्गर और हाकरा को अन्य किस नाम से जाना जाता है, किस नदी के नाम से, सरस्वती नदी। तो ये सरस्वती घाटी में होगी। ये नेट का क्वेश्चन है, नेट के पेपर में आ चुका है। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक भाग सरस्वती घाटी में हुआ था, और सरस्वती घाटी में किस नदी में, घग्गर और हाकरा नदी के किनारे हुआ, इसलिए इसे सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। तो मेन जो हमारी हड़प्पा सभ्यता मिली है या सिंधु सभ्यता मिली, वो घग्गर और हाकरा नदी के किनारे मिली है। और ये इसका क्या नाम है, पुराना नाम क्या है, सरस्वती नदी है। और हड़प्पा को तृतीय कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हड़प्पा को कौन से कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है, तो तृतीय कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। तो कभी मैचिंग से ये या और कांस्य युग की दो अन्य सभ्यताएं कौन कौन सी थी, मिस्र व एवं मेसोपोटामिया, इसकी अन्य दो कांस्य युगीन सभ्यता थी इसके। तो हड़प्पा को कौन सी कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है, तृतीय कांस्य युगीन। और कांस्य युग की दो अन्य सभ्यताएं कौन कौन सी थी, मिस्र और मेसोपोटामिया थी। और सिंधु सभ्यता में अब तक 917 स्थान 917 प्लेसेस इंडिया में खोजे जा चुके हैं, भारत में खोजे जा चुके हैं। 481 स्थान पाकिस्तान में और 2 अफगानिस्तान में खोजे जा चुके हैं। अगर ये संपूर्ण भारत या जो अखंड भारत कहा जाता है, अगर वो इसमें होता तो ये सारे स्थान भारतीय में होते। शायद अब पाकिस्तान जैसा देश इससे अलग हो चुका है, और अफगानिस्तान भी। तो 1917 स्थान भारत में। पाकिस्तान कह रहा है कि हम अपने देश से 2 मानव चांद पे भेजेंगे। तो एलियन में भी खलबली मची है कि चांद पे आतंकवादी हमला होने वाला है। तो 480 स्थान कहाँ से मिले, पाकिस्तान से मिले, और 2 अफगानिस्तान में खोजे गए हैं। और सर्वप्रथम जॉन मार्शल ने 1931 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की तिथि निर्धारित की। मतलब कि हड़प्पा सभ्यता की प्रथम बार तिथि निर्धारित किसने की, जॉन मार्शल ने। और कब की, 1931 में। 1921 में खोज हुई तो इसके ठीक 10 वर्ष बाद इन्होंने तिथि निर्धारित की। कब निर्धारित की, 1931 में। हड़प्पा सभ्यता खोज कब हुई, 1921 में। किसने की, दयाराम सैनी ने। और किसके निर्देशन पर, जॉन मार्शल के, वही जॉन मार्शल ने ये निर्देशन पे की। और सरगोन ये भी एक सभ्यता अभिलेख मिला है, मेसोपोटामिया सभ्यता का एक अभिलेख मिला है। तो सरगोन मेसोपोटामिया सभ्यता का एक अभिलेख के आधार पर हड़प्पा सभ्यता का समय 3250 से 2750 ईसा पूर्व माना गया है। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा कि जो सरगोन अभिलेख के आधार पर हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण करिए। 4 ऑप्शन दिया होगा, उसमें एक होएगा 3250 से 2750 ईसा पूर्व। और सरगोन कहाँ का अभिलेख था, मेसोपोटामिया सभ्यता का अभिलेख था। और मार्टिमर व्हीलर, डी कौशाम्बी और गार्डन चाइल्ड ने सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से की है। तो क्वेश्चन ये इस प्रकार पूछे कि किसने मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति मानी है। तो मार्टिमर व्हीलर, डी कौशाम्बी या गार्डन चाइल्ड ने मानी है या नहीं मानी। 3 ऑप्शन ये दिए रहेंगे, और अगर नहीं पूछा होगा तो चौथा ऑप्शन जो होगा वो उसका आंसर होगा। तो मार्टिमर व्हीलर, डी कौशाम्बी और गार्डन चाइल्ड ने सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से मानी है। और रोमिला थापर तथा फेयर सर्विस, रोमिला थापर और फेयर सर्विस ने सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति ईरानी बालूची सभ्यता से मानी है। ईरानी प्राचीन संस्कृति को मानी है। तो किसने सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति ईरानी बलूची ग्रामीण संस्कृति या सभ्यता से मानी है। तो रोमिला थापर तथा फेयर सर्विस ने मानी है। और इसके बाद प्रथम बार नगरों के उदय के कारण इसे प्रथम नगरीकरण सभ्यता कहा गया है। तो ये तो सभी को पता है कि प्रथम नगरीकरण सभ्यता किसको कहते हैं, सिंधु सभ्यता को या हड़प्पा सभ्यता को। और अधिकतर के घग्गर और हाकरा, ये सरस्वती नदी। याद करिए कि नेट के 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था कि अधिकतर केन हड़प्पा के कहाँ स्थित हैं, तो घग्गर और हाकरा नदी के किनारे स्थित। और घग्गर हाकरा ना देख के इसका कभी कभी नाम पूछ लेता, घग्गर और हाकरा का अन्य नाम क्या है, तो सरस्वती नदी है। तो घग्गर और हाकरा नदी के किनारे सबसे अधिक केंद्र मिले हैं किसके, सिंधु घाटी सभ्यता के।
तो ये जो क्वेश्चन था, अधिकतर केंद्र घग्गर और हाकरा नदी के किनारे स्थित है, ये जून नेट 2012 में पूछा जा चुका है कि अधिकतर केंद्र किस नदी के किनारे स्थित है। तो घग्गर और हाकरा नदी के किनारे लोगों ने जो सिंधु घाटी सभ्यता के नाम पे सिंधु, जो उसमें 4 ऑप्शन दिए थे, सिंधु, रावी, चिनाब और घग्गर और हाकरा। तो लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु नदी किनारे उत्पन्न होने के कारण उसे सिंधु घाटी, मतलब सिंधु नदी किनारे उत्पन्न, इसलिए उन्होंने जो अधिकतर केंद्र सिंधु नदी किनारे ही मान लिए, लेकिन वो आंसर गलत था। तो इसका आंसर क्या होगा, घग्गर और हाकरा होगा। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा चुका है, नेट में पूछा गया था 2012 के। तो चलिए आगे चलते देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो बातें रहेंगी वो देखते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं जो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता के पॉइंट बचे थे। तो समकालीन सभ्यता, तो समकालीन सभ्यताएं सिंधु सभ्यता के कौन कौन सी थी। तो मिस्र जो नील का नदी के किनारे था, मेसोपोटामिया और चीन किस नदी के किनारे की थी, हावन हो नदी के किनारे चीन स्थापित थी, जो चीन में सभ्यता पाई गई है। और तीनों सभ्यताएं जो मिली हैं, मतलब कि सिंधु सभ्यता हो, चाहे मिस्र की सभ्यता हो, चाहे मेसोपोटामिया हो, चाहे चीन की हो, एक बहुत कॉमन है सब में, सारी सभ्यताएं नदी तंत्र के किनारे ही बसी हैं। ये इंपॉर्टेंट है। तो मिस्र किस नदी के किनारे, नील नदी के। मेसोपोटामिया किस नदी के किनारे है, तो यूफ्रेटस तथा टिग्रिस नदी के किनारे मेसोपोटामिया। और चीन होंग हो नदी के किनारे स्थित है। और सिंधु सभ्यता तो सिंधु नदी के किनारे थी, सिंधु और घाघर और हाकरा नदी जो सरस्वती नदी कही जाती है। मेसोपोटामिया की सभ्यता, तो क्वेश्चन ये यूपीएससी में पूछा जा चुका है, यूपीएससी और पीसीएस का क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ कहाँ मिली है, मतलब मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में कुछ पॉइंट जान लेते हैं। तो ये प्रेजेंट टाइम किस देश में है, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता प्रेजेंट टाइम इराक में है। और यूफ्रेटस तथा टिग्रिस नदी के किनारे, जो हमारी यूफ्रेटस तथा टिग्रिस नदी के किनारे कौन सी सभ्यता मिली है, तो इसको वर्ल्ड हिस्ट्री जब चालू करेंगे तब ये बताएंगे और डिटेल में। तो यूफ्रेटस तथा टिग्रिस नदी के किनारे कौन सी सभ्यता मिली है, इसमें मेसोपोटामिया की मिली है। और ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता कैसी थी, शहरी सभ्यता थी। और मेसोपोटामिया की सभ्यता कैसी थी, ग्रामीण सभ्यता थी। मतलब कि तीनों जो सभ्यताएं मिली हैं, चीन की हो, चाहे मेसोपोटामिया हो, चाहे मिस्र की हो, तीनों ग्रामीण सभ्यता थी। और इसका समय 5000 ईसा पूर्व माना जाता है। तो दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी, मेसोपोटामिया की सभ्यता है, जो एक ग्रामीण सभ्यता थी। तो दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता, और दुनिया की सबसे प्राचीन ग्रामीण सभ्यता तो सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता टिक करेंगे। और मुख्य आधार इसका कृषि था। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता का मुख्य आधार, मतलब कि मुख्य व्यवसाय क्या था, कृषि था। और इसको भी 4 सभ्यताओं में या 4 भागों में बांटा गया, मतलब कि वहाँ 4 जगह मिली हैं। जैसे सिंधु सभ्यता में हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चूनोदाड़ो, ऐसे जो जगह मिली वो, तो 4 भागों में बांटा गया इसको भी। तो सबसे पहले सुमेरियन, और सुमेरियन को ही सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति माना गया। सुमेरियन सभ्यता को सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है, सुमेरियन सभ्यता को। इसके बाद बेबीलोन से क्वेश्चन मिलते हैं कि यहाँ इसको क्या क्या कहते हैं। तो झूलता बगीचा मिला, यहाँ से झूलता हुआ बगीचा प्रेजेंट टाइम है। और यहाँ सिकंदर ख़त्म हुआ था और सिकंदर के घोड़े ने भी यहीं जान दी थी। और इसमें एक यहाँ ज्योग्राफी का क्वेश्चन है कि यहाँ पर कौन सी प्रजाति की गाय मिलती हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कान करोज। तो कान करोज लिखे दे रहे हैं, कहाँ गया, कान करोज, जो आपने देखा होगा टीवी या वर्ल्ड ज्योग्राफी में, उनकी सींगें इतनी बड़ी बड़ी होती हैं। और ये अपने जो इनके मालिक होते हैं उसके लिए बड़ा लगाव रखती हैं। तो बेबीलोन से कौन सी गाय मिलती हैं, तो कानकरोच गाय मिलती है। ये ज्योग्राफी क्वेश्चन है, कभी आपको ज्योग्राफी भी समझा सकते हैं, लेकिन यहाँ मैप बनाने में दिक्कत है, इसलिए ज्योग्राफी पढ़ाते नहीं हैं। इसके बाद हमारी यहाँ से एक और मिली अस्सिरिया और कैटरिया। तो मेसोपोटामिया से कौन कौन सी 4 सभ्यताएं मिली है, सुमेरियन सभ्यता जिसकी उत्पत्ति सिंधु घाटी सभ्यता से मानी जाती, बेबीलोन, कानकरोज गाय मिलती है यहाँ पर, झूलता हुआ बगीचा है, और उसकी सिकंदर की मृत्यु और सिकंदर घोड़े की मृत्यु यही होती है। इसके बाद अस्सिरिया और कैटरिया, ये 4 सभ्यताएं मेसोपोटामिया से मिली है। इसके बाद मिस्र की सभ्यता,
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की केमिकल की सभ्यता या केमिस्ट्री की खोज कहाँ हुई है, तो मिस्र की सभ्यता में हुई है। तो मिस्र की सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है, केमिकल की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मिस्र की सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है, केमिकल की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और यहाँ का सबसे बड़ा राजा फिरौन था, मुस्लिम राजा थे फिरौन। तो इसके बारे में एक बात कही जाती है फिरौन के बारे में कि फिरौन को जैसे जो मौलवी होते हैं या धर्मगुरु होते हैं, उन्होंने फिरौन को श्राप दिया था कि तुम्हारी मौत तो होगी लेकिन तुम्हारा शरीर बचा रहेगा। तो इसका शरीर मतलब कि जो मम्मी होती थी वो फिरौन को मम्मी बना के रख दिया जाता है, मतलब कि उसके ऊपर कोई किसी विशेष प्रकार का लेप लगाकर उसको रख दिया गया, मतलब कि शरीर मृत्यु के बाद भी उसके शरीर बचा था, मतलब कि खाल लाल गायब हो गई तब भी उसके शरीर का पूरा भाग खत्म नहीं हुआ था। जैसे हम लोग जमीन के अंदर किसी चीज़ को गाड़ दे 5000 साल पूर्व, वो आज तक कोयला बन चुकी होगी, लेकिन फिरौन की जो मम्मी मिली है, एक तरीके से आप ये मान लीजिए इसका शरीर सड़ा नहीं है, किसी प्रकार केमिकल लगा दिया था, इसलिए इसे केमिकल की सभ्यता या केमिस्ट्री की खोज कही जाती है। और बड़े पिरामिड मिले हैं, जो पिरामिड यहाँ से मिले हैं वो एक एक पर्वत पहाड़ के आकार के मिले हैं। तो पिरामिड कहाँ से मिले हैं, मिस्र की सभ्यता से मिले हैं। आपने देखा भी होगा, पिक्चरों में दिखाया जाता है, मूवी में दिखाया जाता है, इस प्रकार के बड़े बड़े पिरामिड मिले हैं, कई सारे पिरामिड। उसके अंदर राजाओं की समाधि होती थी या अमीरों की समाधि होती, तो उनके साथ अन्य चीज़ें भी डाली जाती है। जैसे भारत में कई स्थानों से बकरी मिली है, कुत्ता मिला है, उसके साथ यहाँ पे भी सोना चांदी जानवर उनके साथ दफन किए जाते थे। और मम्मी मिली, वही फिरौन वाली मम्मी, नील नदी की देन। तो नील नदी की देन कौन सी सभ्यता को कही जाती है, मिस्र की सभ्यता को कही जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ये मिल गया। तो नील नदी की देन किस सभ्यता को कही जाती है, मिस्र की सभ्यता को कही जाती है, क्योंकि मिस्र की सभ्यता जो उत्पन्न हुई है वो नील नदी के किनारे उत्पन्न हुई, इसलिए इसे नील नदी की देन कही जाती है। और केमिस्ट्री की खोज कहाँ से होती है, वो भी वो मिस्र की सभ्यता से होती है केमिस्ट्री की खोज। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे जो हम वापस अपने टॉपिक पर आते हैं, सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता की खोज के लिए एक महत्वपूर्ण आधार माना जाता है रेडियो कार्बन डेटिंग का, C14 का। तो C14 या रेडियो कार्बन डेटिंग के आधार पर इसका समय 2500 से 2700 ईसा पूर्व माना गया है। तो 2500 से 2700 ईसा पूर्व रेडियो कार्बन डेटिंग के आधार पर इसका समय माना गया, मतलब कि सिंधु सभ्यता का समय माना गया है। C14 के आधार पर या रेडियो कार्बन के आधार पर सिंधु सभ्यता का समय क्या से क्या माना गया है, तो 2500 से 1700 ईसा पूर्व माना गया, 25 to 1700 BC माना गया है। C14 की खोज की क्वेश्चन याद कर लीजिए कि C14 की खोज WF लीवी ने की थी, और WF लीवी को 1960 में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो नोबेल पुरस्कार किसको मिला था, WF लीवी को, कब, 1960 में। और किसकी खोज करने पे, C14 की या कार्बन डेटिंग की खोज करने पे इसको नोबेल पुरस्कार मिला था, रसायन उसकी तरफ से, रसायन शास्त्र की तरफ से। और भारत में सबसे पहले इस पद्धति का प्रयोग किसने किया था, तो एक ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। तो इसका नाम है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंडेशन रिसर्च, TIFR, ये मुंबई में है। तो टाटा से याद कर लीजिए, वैसे टाटा बहुत दानवीर हैं, तो टाटा के नाम से ही याद कर लीजिए कि C14 का भारत में प्रयोग सर्वप्रथम टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR में हुआ था। और इसके अन्य इसके इतिहासकार थे, उन्होंने इसका समय से सिंधु सभ्यता का समय बताया है, वो देख लेते हैं जो इतिहासकार उन्होंने। तो हमारे जॉन मार्शल ने इसका समय कब से कब तक बताया है, 3250 3050 ईसा BC से 2750 ईसा पूर्व माना है। तो जॉन मार्शल ने कितने से कितने समय माना है सिंधु सभ्यता का, 3250 से 2750 ईसा पूर्व माना है। और अर्नेस्ट मैके ने 2800 से 2500 ईसा पूर्व माना है। माधव स्वरूप वत्स ने 3500 से 2700 ईसा पूर्व माना है। और CJ गिल्ड ने 1350 से 1750 ईसा पूर्व माना है। मार्टिमन व्हीलर ने 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व माना है। एक यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा, मार्टिमन व्हीलर वाला, जितने भी सभ्यताएं मिली हैं, जो बाकी सबने जितने भी सभ्यताओं के समय बताया है, उसका डिफरेंस लगभग 400 से 500 समय का था, लेकिन मार्टिमन व्हीलर ने इसका 10,000 के लगभग इसका समय कार्यकाल बांट दिया है।
तो मार्टिन व्हीलर ने कितना बांटा? 10,000, बाकी सबने 400 से 500 समय के बीच इसको बांटा है। और फेयर सर्विस ने इसका समय कितना बताया? 2000 से 1500 ईसा पूर्व। डीपी अग्रवाल रोमिला थापर ने इसको 2300 से 1750 ईसा पूर्व। और एनसीईआरटी जो मेन पूछा जाता है 2500 से 1800 ईसा पूर्व इसका समय कार्यकाल बताया है सिंधु घाटी सभ्यता का। तो एक बार फिर देख लेते हैं। जॉन मार्शल 3250 से 2750 ईसा पूर्व, अर्नेस्ट मैकके 2800 से 2500 ईसा पूर्व, बहादुर सरावत 3500 से 2700 ईसा पूर्व, सी जे गिल ने 2350 से 1750 ईसा पूर्व, मार्टिन व्हीलर ने सबसे ज्यादा डिफरेंस बताया 2500 से 1500 ईसा पूर्व का, फेयर सर्विस ने 2500 से 1500 ईसा पूर्व, और डीपी अग्रवाल और रोमिला थापर ने 2300 से 1750 ईसा पूर्व, और एनसीईआरटी ने 2500 से 1800 ईसा पूर्व इसका सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का समय बताया है। चलिए आगे चलते हैं, आगे जो पॉइंट बच्चे हैं वो देख लेते हैं। चलिए सिंधु सभ्यता के जो सिंधु सभ्यता थी वो हमारी किस प्रकार की थी? त्रिभुजाकार थी, और इसका एरिया जो मिला है लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर मिला है। तो दो क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे भी जा चुके हैं। सिंधु सभ्यता किस प्रकार की थी? त्रिभुजाकार थी, आयताकार थी, गोलाकार थी? तो त्रिभुजाकार थी, ट्रायंगुलर शेप में थी, और एरिया इसका 13 लाख वर्ग किलोमीटर, 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर मिला है। तो इसका एक वो देख लेते हैं छोट मैप। तो ये भारत है, भारत इस प्रकार से पूर्वी हिस्से में बनी नहीं, इसलिए पूर्वी हिस्सा नहीं बनाया है। तो हमारा सबसे पश्चिमी एरिया ये होती है पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, इस प्रकार से हमारी वो होती हैं। तो सबसे पश्चिमी एरिया कौन सा है? सूतका गेंडोर। सबसे उत्तरी एरिया मांडा जो जम्मू कश्मीर में, सूतका गेंडोर कहाँ है? पाकिस्तान में। सबसे पूर्वी हिस्सा जो सिंधु घाटी सभ्यता को मिला है वो आलमगीरपुर पर मिला है, और सबसे दक्षिणी हिस्सा दैमाबाद मिला है, ये महाराष्ट्र में। और आलमगीरपुर यूपी दिल्ली के लगभग पास है। तो इन तीनों को जब मिलाते हैं, दैमाबाद, मांडा और सूतका गेंडोर, ये लगभग ट्रायंगुलर शेप बनाते हैं। और जो आलमगीरपुर वो हल्की दूरी पर है, जो इस लाइन से जो सीधे जाती है आलमगीरपुर थोड़ी दूरी पर है, तो इसको भी इसी लाइन में मान लिया जाता है। जैसे मैथ में लेट कर लेते हैं, उसको भी इसी में सीधे में लाइन में मान लिया जाता है। इसलिए जो इसका आकार बनता है वो त्रिभुजाकार बनता है। तो चलिए इसके आगे और थोड़ा और समझा देते हैं आपको इसी में जल्दी जल्दी। तो इसके नदियां देख लेंगे, नदियां कैसे निकलती हैं। तो इस प्रकार था, पश्चिम में सूतका गेंडोर, कहां पे? पाकिस्तान में। और नदी कौन सी निकलती है यहां से? क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि सूतका गेंडोर के पास से कौन सी नदी निकलती है? तो सूतका गेंडोर के पास से कौन सी नदी निकलती? दशक नदी निकलती है। तीन क्वेश्चन यहां से मिल गए कि पश्चिमी भाग से कौन सा स्थान मिलता है? सूतका गेंडोर। और कहां पे? पाकिस्तान में। और सूतका गेंडोर के पास से कौन सी नदी निकलती है? दशक नदी मिलती है। इसके बाद हमारा आता है ऊपर मांडा, उत्तरी पॉइंट मांडा। ये कहां है? जम्मू एंड कश्मीर में। तो मांडा हमने देखा कि कहां पे सबसे उत्तरी पॉइंट है। तो इसके पास से कौन सी नदी निकलती है? मांडा के पास से कौन सी नदी निकलती है? तो चिनाब नदी निकलती है, चिनाब नदी। तो मांडा के पास से कौन सी नदी जाती है? चिनाब नदी जाती है। और मांडा सबसे सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी पॉइंट है। तो पश्चिमी पॉइंट याद हो गया, सूतका गेंडोर कहाँ है? पाकिस्तान में। कौन सी नदी? दशक नदी। उत्तरी पॉइंट है मांडा, कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और कौन सी नदी? चिनाब नदी। और इधर कौन सा पॉइंट था? सबसे पूर्वी पॉइंट इसका कौन सा था? आलमगीरपुर। तो पूर्वी पॉइंट यहां से आलमगीरपुर कहाँ है? यूपी में। यूपी और दिल्ली बॉर्डर में है, लेकिन मेनली ये यूपी में आता है, तो यूपी में है। और यहां से कौन सी नदी निकलती है? हिंडन।
हिंडन नदी निकलती है। और कभी कभी ये पूछ लेता है कौन से यूपी के, अगर यूपी स्पेशल पेपर है तो आलमगीरपुर तो सबको पता है कि यूपी का सबसे पूर्वी भाग है, मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी भाग आलमगीरपुर यूपी में है। लेकिन कभी कभी ये पूछ लेता है कि आलमगीरपुर यूपी के किस जिले में, मेनली किस जिले में आता है, तो यूपी के मेरठ जिले में आता है, जो दिल्ली के लगभग पास ही है। तो आलमगीरपुर यूपी के मेरठ जिले में आता है। और आलमगीरपुर किस नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे है। और सबसे दक्षिणी पॉइंट कौन सा बताया था, दैमाबाद, दक्षिणी दैमाबाद। ये किस नदी किनारे, ये महाराष्ट्र में, मार्कर भी चलना बंद हो गए, तो ये महाराष्ट्र में। और किस नदी के किनारे है, गोदावरी या प्रवरा नदी के किनारे स्थित है, प्रवरा नदी। और ये किसकी सहायक है, गोदावरी की। तो सबसे दक्षिणी पॉइंट दैमाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र में। किस नदी किनारे स्थित है, प्रवरा नदी या गोदावरी इसकी सहायक है। तो दोनों ऑप्शन में से कोई एक दे देता है कि प्रवरा नदी या गोदावरी नदी। और इसकी तो पश्चिमी पॉइंट सूत का गेंडोर कहाँ है, पाकिस्तान में, किस नदी के किनारे, दशक नदी। उत्तरी पॉइंट मांडा कहाँ है, जम्मू कश्मीर, चिनाब नदी के किनारे। पूर्वी पॉइंट कौन सा, आलमगीरपुर यूपी, मेरठ, हिंडन नदी के किनारे। और दक्षिणी पॉइंट है दैमाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र, प्रवरा नदी या गोदावरी नदी के किनारे। कभी कभी इसकी लंबाई पूछ लेता है, मांडा से, मतलब उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई कितनी है। तो उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। ये हमारी 1400 किलोमीटर। और पश्चिम से पूर्व तक की लंबाई कितनी है, ये पूछ लेता है। कि पहला तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि सिंधु सभ्यता की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो है 1400 किलोमीटर। और पश्चिम से पूर्व तक की लंबाई 1600 किलोमीटर है, ये है 1600 किलोमीटर। तो आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे कि सिंधु सभ्यता किस प्रकार की त्रिभुजाकार थी। अभी हमने पीछे ही समझाया, भारत का आधा मैप बना के क्यों मानी गई। तो इसका एरिया जो, मतलब कि इन सबका एरिया जो जहां जहां से मिले इन सबके बीच से, इसका एरिया कितना, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर सिंधु सभ्यता इसके बीच में मिली, 13 लाख वर्ग किलोमीटर के हिसाब से। और इसका पश्चिमी पॉइंट कौन सा था, सूत का गेंडोर, जो कि हमारा पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में किस नदी किनारे, दशक नदी किनारे। पश्चिम से पूर्व में आ जाते हैं, पूर्व में कौन सा पॉइंट था, आलमगीरपुर कहाँ है, यूपी में, किस जिले में, मेरठ में, किस नदी किनारे, हिंडन नदी किनारे। फिर उत्तर पॉइंट, और पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितनी, 1600 किलोमीटर। उत्तर में कौन सा पॉइंट है, मांडा कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में, चिनाब नदी किनारे। और दक्षिणी पॉइंट कौन सा है, दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में, प्रवरा नदी या गोदावरी नदी किनारे। और उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी, 1400 किलोमीटर। तो चौड़ाई ज़्यादा है, लंबाई 200 किलोमीटर कम है। तो हमारी ये सिंधु सभ्यता यहाँ, मतलब कि आज यहीं तक रखते हैं सिंधु सभ्यता से। कल सिंधु सभ्यता में जो इसके शहर मिले हैं, जो हमारे चाहे हड़प्पा हो, चाहे मोहनजोदड़ो, चाहे चूनजोदड़ो, सूत्रकागेंडोर हो, दैमाबाद हो, वो सब हम आगे देखते हैं अगली क्लास में। तो आपको सिंधु सभ्यता जो हमने आज चालू की वो समझ में आई होगी। और मज़ा, जो हिस्ट्री का मेन मज़ा आता है वो यहीं से पढ़ने में आता है। इसके आगे ऐसे ही, अब जो हिस्ट्री पढ़ाएंगे वो ऐसे ही समझा के पढ़ाएंगे, क्योंकि उसके पहले ऐसा समझा नहीं सकते थे। समझा सकते लेकिन उसमें मैप बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है, इस पर ब्लैक बोर्ड पे सॉरी। तो चलिए आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं, और कल से इसी के आगे सिंधु सभ्यता के आगे जो इसके अन्य स्थल जो मिले हैं वो बताते हैं। तो आज के लिए यहीं तक, कल मिलते हैं, जय हिंद।